हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में जो है हम देखने वाले हैं किसके बारे में। पीरियोडिसिटी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने टोटली डिस्कस कर लिया है डिटेल में पीरियोडिक टेबल के बारे में। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में अपन क्या डिस्कस किए थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा डिटेल में ग्रुप पीरियड सारा का डिस्क्रिप्शन डिटेल में अपन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 100% फाइनल नीट में एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा इस आज के लेक्चर से। ओके तो क्या है आज डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में मेन इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक आता है। पहला कौन सा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ये किसको एक्सप्लेन करेगा, बेसिकली एक्सप्लेन करेगा रेडियस वगैरह को। ओके एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर। दूसरा पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फोर्थ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए आज ये 4 टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो फर्स्ट हेडिंग जो है, मेन टॉपिक अपना क्या है, पीरियोडिसिटी। टॉपिक क्या चल रहा है, पीरियोडिसिटी। तो हेडिंग डाल लो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर कोई भी चीज रिपीट होता है तो उसी को अपन पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ए में हम अपन क्या लिखेंगे कि पीरियड के अंदर क्या होता है, अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन सेम बट इलेक्ट्रॉन चेंज। हाँ तो क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, इन पीरियड ultimate orbit remain same, ultimate orbit remain same। अल्टीमेट ऑर्बिट बोले तो ऑर्बिट बोले तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बैलेंस ऑर्बिट, क्या बोल लेते हैं इसको, अल्टीमेट को ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हाँ पीरियड में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, हाँ अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो कौन कौन एलिमेंट आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह से जाएगा। इसमें देखो, इसमें कितना, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो अगर इसका जो है हम ऑर्बिट बनाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट ये रहेगा, सेकंड ऑर्बिट ये रहेगा। ओके क्योंकि सेकंड पीरियड है इसलिए इसमें ऑर्बिट कितना रहेगा, सेकंड। 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सेकंड में। इसी तरह अगर हम इसका बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट सेल में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सेकंड सेल में। नेक्स्ट अगर हम बोरॉन का बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट सेल में, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखो सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम है ना, मतलब इसमें भी सेकंड 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट है सब में। लेकिन इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन या अल्टीमेट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। यही पॉइंट मैंने बोला है। ओके नेक्स्ट अगर देखते हैं बी वाले पॉइंट में, इन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम या अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बट नंबर ऑफ एन इंक्रीजेस। तो ग्रुप के बारे में अपन क्या लिखेंगे, इन ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट ऑर्बिट, अल्टीमेट या इसी को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन सेम बट एन इंक्रीज। यहाँ पे एन ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट एन इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो कौन है, मान के चलो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ओके तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो दूसरे सेल में 2, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लास्ट सेल सेकंड है, यहाँ पे लास्ट सेल थर्ड है। इसी तरह अगर हम पोटेशियम का बनाएंगे तो इसमें कितना सेल रहता है, 4 सेल, 1 2 3 4। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो लास्ट सेल में यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप में अगर हम किसी में भी जाएंगे तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सारे एलिमेंट में सेम रहेगा,
बट n इंक्रीज होगा। यहाँ पे n कितना है 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4। क्लियर है इतना? तो चलिए अब देखते हैं ये जो पीरियोडिसिटी है इसका काउज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो नेक्स्ट है अपना हेडिंग क्या है, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। काउज ऑफ पीरियोडिसिटी, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिसिटी बोले तो उसका जो है प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्यों रिपीट होता है। तो रीजन इज काउज ऑफ पीरियोडिसिटी ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है किसी की प्रॉपर्टीज कैसी होगी। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, तो काउज ऑफ पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी is due to same number of outermost या same number of same number of outermost cell electronic configuration, same number of outermost cell electronic configuration after regular interval। कुछ इंटरवल के बाद क्या होता है, सेम टाइप का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो उसका n इंक्रीज होता है बट आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जैसे कि ग्रुप में होता है। ओके, तो इन पीरियोडिक टेबल सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन periodic table similar properties occur at regular interval of 2, 8, 18, 32 एंड 32। और इसी को क्या बोला जाता है, नॉन एज मैजिक नंबर। इसी को क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। इस इंटरवल के बाद पहला पीरियड में देखेंगे तो सेकंड 2 के बाद, दूसरे में 8 के बाद, तीसरे में 8 के बाद, चौथे में 18 के बाद। इस रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। यह है काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो चलिए पीरियोडिसिटी में अपन डिस्कस करते हैं। पहला जो है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोला था कौन कौन, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट फर्स्ट टॉपिक, सेकंड इज आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला हेडिंग डालते हैं क्या, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या फिर शिल्डिंग इफेक्ट। इसको किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ओके, और इसी के साथ सिग्मा के साथ अपन डिस्कस करेंगे, स्क्रीनिंग के साथ ही अपन डिस्कस कर देंगे किसके बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको किससे डिनोट किया जाता है, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्चुअली जेड इफेक्टिव। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें पहला अगर अपन पॉइंट्स देखते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसको जो है अपन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे पहला पॉइंट कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन experience force of attraction due to nucleus and force of repulsion due to inner cell electron।
फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या करेगा, अब अपन जानते हैं एटम के बारे में, एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस, एंड इसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो मान के चलो यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, तो उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ये न्यूक्लियस। एंड ये जो इनर सेल पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के साथ है नेगेटिव, तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, बाहर की तरफ रिपल्सन लगाएगा, उसी रिपल्सन को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज नथिंग बट अ धक्का, क्या बोल सकते हैं, धक्का लगाएगा कौन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का निकाल करके बाहर करना चाहेगा, उसी धक्के का नाम क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन कितना धक्का लगा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन को, उसी को स्क्रीनिंग बोलते हैं और कुछ नहीं है। ओके, या रिपल्सन बोलते हैं उसी को इंग्लिश में। ओके, तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, इसको जो है बाहर की तरफ भगा रहा है, तो उसी बाहर की तरफ भेजाने को स्क्रीनिंग या सल्टिंग कहते हैं। ओके, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो अंदर में प्रेजेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ओके, पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the decrease in force of attraction due to inner cell electron, force of attraction due to inner cell electron is known as screening और शिल्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है, मान लो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये नेट अट्रैक्शन है, क्या जितना ताकत से ये खींच रहा है उतने से ही खींचा जा रहा है, नहीं, यहाँ पे इसका कुछ न कुछ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो उसी कम अट्रैक्शन को कम करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, या फेनोमेनन को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, ये रिड्यूस जो जितना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसी को क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव, मतलब कितने से ये खींच रहा है और कितना ये कम हुआ, उसी रिड्यूस इफेक्टिव चार्ज को क्या बोलते हैं, तो रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज जेड इफेक्टिव। फोर्थ में रिड्यूस, ये कुछ कम कर दिया ना, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर। जेड इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको डिनोट किससे किया जाता है, जेड इफेक्टिव से। तो चलिए आप समझते हैं एक पॉइंट को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट में हमने क्या बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करता है कौन, न्यूक्लियस, लेकिन इनर सेल क्या करता है, उसको अट्रैक्ट रिपेल करता है। ओके, तो न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इनर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको रिपेल करता है, उसी को रिपेल करने के प्रोसेस को शिल्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं। अब जो है नेट अट्रैक्शन होगा तभी वो सेल में अंदर बना रहेगा कौन, न्यूक्लियस। तो कितना जेड इफेक्टिव होगा, तो अब देखते हैं, मान लो कि ये जो है अपना क्या है, अंदर में न्यूक्लियस है, इसका जो है एटॉमिक नंबर मान के चलो जेड होगा, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जेड जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका जेड होगा। अब ये मान लो क्या है, ये मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान के चलो ये सेकंड सेल है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी बात करेंगे
तो यहाँ पे अगर सोडियम की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ पे 11 ही क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज बोले तो 11 प्रोटॉन। ये 11 प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींचेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये खींचता कितने से है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, किससे, जेड से, जेड से खींचेगा। और ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे, ये इसको खींचेगा नहीं, इसको बोलेगा कि बाहर की तरफ जाओ, ये इसको रिपेल करेगा। तो किससे रिपेल करता है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अट्रैक्शन किससे हो रहा है, जेड से, रिपल्सन किससे हो रहा है, सिग्मा से। तो नेट अट्रैक्शन होगा तभी ये सेल में बना रहेगा, नेट अट्रैक्शन होगा तभी ये सेल में बना रहेगा। तो नेट फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना रहेगा, उसी को डिनोट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव से। यहाँ पर अपन हम जेड इफेक्टिव देखेंगे, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू नेट अट्रैक्शन दैट इज जेड माइनस नेट रिपल्सन सिग्मा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला आता है। ओके, जेड नेट अट्रैक्टिव चार्ज कितना रहेगा, टोटल अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, वो नेट अट्रैक्शन रहेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। और यहाँ पे जो है जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर बोले या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड सिग्मा इज स्क्रीनिंग या स्लिटिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या स्लिटिंग इफेक्ट। ओके, तो चलिए ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, जेड इफेक्टिव का। अब जो है स्क्रीनिंग जो है सिग्मा की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए अपने को कौन एक साइंटिस्ट आकर के बताया सिग्मा कैसे निकालते हैं। तो आता है कौन, स्लेटर्स रूल। हेडिंग डालो नेक्स्ट, स्लेटर्स रूल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। हाँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को मेथड कौन बताएगा, स्लेटर रूल्स। इसमें जो है 2-3 पॉइंट्स है, उसको देख करके अपन किसी का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट या सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा निकालेंगे तो जेड इफेक्टिव निकालना आसान है, क्योंकि जेड प्रोटॉन माइनस कर देंगे सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा। हाँ, तो चलो पहला पॉइंट स्लेटर्स क्या बोलता है कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों आएगी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 0? सिंगल इलेक्ट्रॉन बोले तो कौन कौन होता है, हाइड्रोजन में या हीलियम प्लस बोले या फिर Li+2 बोले, Li+2 बोले, बेरिलियम +2 बोले। इन सबके केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस केस में सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों आएगी 0? तो चलो देखते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो इसके यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और इधर की तरफ कौन, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा इसके अंदर। अपन क्या बोले थे स्क्रीनिंग में कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू एक लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाकी इलेक्ट्रॉन के थ्रू कितना रिपल्सन लग रहा है। तो बाकी तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन इस पे, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो कोई और इसमें रिपल्सन ही नहीं लगा रहा होगा, कोई रिपल्सन ही नहीं लग रहा, मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग ही 0 है। ओके, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है, 0.30। ओके, और एक और चीज याद रखो, जिस इलेक्ट्रॉन पे अपन स्क्रीनिंग लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसका उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना। मतलब खुद पे रिपल्सन थोड़ी लगाएगा। अगर मेरे ऊपर कोई और रिपल्सन लगा सकता है, मैं खुद के ऊपर खुद रिपल्सन थोड़ी लगाऊंगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे तो लग रहा है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर मान के चलो यहाँ पे हीलियम की बात करें, यहाँ पे मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर, इस पे तो निकालना है, इसका काउंट नहीं करेंगे। ये इसके ऊपर कितना लगा रहा है स्क्रीनिंग, वो है कितना, 0.30 के बराबर। ओके, एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर NS और NP इलेक्ट्रॉन। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आती है सिग्मा के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35।
0.35। ओके, ये वैल्यू याद करना तभी निकाल सकते किसी की स्क्रीनिंग। ओके, नेक्स्ट सी के बाद डी में देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर n-1 सेल के लिए। n-1 सेल है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, s p d f कोई भी हो सकता है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, n-1 सेल में, मतलब इनर सेल में अगर प्रेजेंट है, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है 0.85। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85। नाउ ई में क्या है, ई में स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर n-2, और n-2 के बाद n-3 रहे, n-4 रहे, किसी के लिए रहे, n-2 सेल और इलेक्ट्रॉन किसी में प्रेजेंट हो, s में, p में, d में या f में, यहाँ पे जो है सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। n-2 रहे, n-3 रहे, n-4 रहे, किसी के लिए। तो चलो ये वाली वैल्यू बस याद करना है। अब तुम्हें निकालने सिखाता हूँ कि स्क्रीनिंग कैसे निकालते हैं। ओके, तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिग्मा की वैल्यू 0, फॉर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम 0.30। दो और एक के लिए तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद करो। बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अपन निकाल करके देखते हैं। तो चलो हम निकालने के लिए सीखते हैं। अगर हम निकाले किसके लिए, दो के अलावा कोई भी ले लो, मान के चलो अपन लिथियम के लिए निकाल रहे हैं, बेरिलियम के लिए निकालना है, या फिर सोडियम के लिए निकालना है। हाँ, लिथियम के बाद सोडियम यहाँ पे आता है, मतलब अगर ग्रुप में जाएंगे। पहले लिथियम का निकाल के देखते हैं। तो लिथियम में देखेंगे, लिथियम कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड का है, मतलब इसमें 2 सेल प्रेजेंट होगा, एक सेल ये है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें होगा फर्स्ट सेल में, और एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा सेकंड सेल में। दिस इज n इक्वल टू 2 और दिस इज n-1। लास्ट को n मानना है, लास्ट सेल को n मानना है, उसके अंदर वाले को n-1 मानना है, और अंदर है तो n-2 मानना है, अगर नहीं है तो नहीं मानना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, इस पे अपने को स्क्रीनिंग निकालना है। तो इसके ऊपर जो है कौन रिपल्सन लगा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगाएगा। ये n-1 सेल में है, n-1 के लिए जो है वैल्यू कितनी होती है, n-1 के लिए वैल्यू कितनी होती है सिग्मा की, तो सिग्मा इज इक्वल टू n-1 के लिए 0.85 होता है, 0.85। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है 0.85, तो 2, तो 2 इंटू 0.85 कितना हो जाएगा 1.70। इतना जो है सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी इसमें लिथियम में। अगर सिग्मा की वैल्यू ये आई है, तो क्या तुम जेड इफेक्टिव निकाल सकते? जेड इफेक्टिव का अपने को फॉर्मूला पता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की वैल्यू जो है अपन को पता है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है 3, माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है 1.70। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पॉइंट और 1.3 जो है ये आ जाएगी जेड इफेक्टिव किसका, लिथियम का। सिमिलरली अगर हम बेरिलियम का निकालते हैं, तो बेरिलियम का अगर निकालेंगे तो देखो, बेरिलियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर किसी बैलेंस सेल में किसी एक पे जो अपन निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर अपन स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं, ये भी इस पे रिपल्सन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो एन वाले सेल से कितना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, एन सेल से एक इलेक्ट्रॉन इस पे रिपल्सन लगा रहा है, और n-1 से कितना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो एन सेल से जो है कितना लगा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो एन सेल में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इक्वल टू 0.35। लेकिन कितना है एन सेल में इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन लगा रहा है 1, तो 0.35 इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.35। 0.35 एन सेल का इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अब n-1 सेल की अगर हम देखेंगे तो इसमें सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है 0.85। 0.85 कितना इलेक्ट्रॉन है n-1 में, 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 2 कितना आ जाएगा 1.70। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा टोटल इक्वल टू 0.35 प्लस 1.70। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड करो 5 0 और 2.05, ये आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू। अगर ये सिग्मा की वैल्यू आया, क्या जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं यहाँ से? जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी है, बेरिलियम के लिए जेड इज 4 माइनस सिग्मा इज 2.05। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.95। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव। क्लियर? सिमिलरली क्या तुम सोडियम मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो चलो, और ये थर्ड पीरियड का है। अगर देखेंगे सोडियम का सेल बनाएंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड सेल में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ही अपन क्या निकालते हैं, स्क्रीनिंग। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये एन सेल में देखो, इस पे तो निकाल ही रहे हैं,
इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस पे जो है स्क्रीनिंग लगाएगा? तो नहीं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो खुद का खुद पे नहीं लगाएगा। एन सेल में कोई इसके ऊपर स्क्रीनिंग नहीं लगाएगा। ये n-1 सेल हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इस पे स्क्रीनिंग लगा रहा है। ये n-2 है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्क्रीनिंग लगा रहा है। तो चलिए यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे, तो सिग्मा निकालेंगे तो n के लिए जो है सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। n सेल के लिए सिग्मा 0, क्योंकि n में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक्स्ट्रा जो उस पे स्क्रीनिंग लगाएगा। अब n-1 सेल के लिए लगाएंगे, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.85 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन n-1, दैट इज 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आता है वैल्यू 6.8। तो n-1 में जो है इतना स्क्रीनिंग लगेगा। ओके, नाउ n-2 में देखेंगे तो n-2 में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया था 1 होता है, n-2 के लिए 1, n-2 n-3 ऑनवर्ड के लिए वैल्यू कितनी होती है? 1। बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन n-2? दैट इज 2। 2 इलेक्ट्रॉन है ना n-2 में, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। तो ओवरऑल सिग्मा टोटल कितना आ जाएगा? सिग्मा टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 0, n बार की वजह से 0 प्लस 6.8 प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.8। अब ये आ गई सिग्मा टोटल की वैल्यू। अब यहाँ से जेड इफेक्टिव क्या निकाल सकते हैं? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस सिग्मा इज 8.8। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको करेंगे तो 2.2 वैल्यू आ जाएगी जेड इफेक्टिव का। ओके, क्लियर नाउ। क्या तुम जो है इसी तरह मैग्नीशियम का एक और मैं बता देता हूँ मैग्नीशियम, उसके बाद थर्ड पीरियड सारे का जो है तुम खुद से निकाल लेना। ओके, पहला हमने किस का बताया? सोडियम का भी बताया, मैग्नीशियम एक और बता देता हूँ, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब का तुम्हें खुद निकालना है। इन सब का तुम्हें खुद निकालना है, मैं नहीं बताने वाला, तुम खुद से यही रूल को अप्लाई करके निकाल सकते हो। मैग्नीशियम एक और मैं बता देता हूँ। ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड पीरियड का है तो कितना सेल होगा? इसमें 3 सेल होगा, 1 2 3 सेल होगा। हाँ, फर्स्ट सेल में अपने को पता है कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में पता है 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और थर्ड सेल में 8 और 2 10 हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अब जो है इस पे या इस पे किसी एक पे, वैलेंस शेल पे किसी एक पे अपन निकालते हैं। तो मान के चलो हम इस इलेक्ट्रॉन पे निकाल लें, इस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग ये 8 इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एन सेल का भी लगाएगा। ओके, यहाँ पे सिग्मा निकालते हैं। एन के लिए एन के लिए मतलब एन सेल के लिए, एन सेल ये है, लास्ट सेल को एन बोलते हैं, उसके अंदर जाएंगे तो ये n-1 हो जाएगा, और अंदर जाएंगे तो ये n-2 हो जाएगा। तो एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग लगा रहा है? 1। तो एन सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.35। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है एन सेल में जो स्क्रीनिंग लगा रहा है? 1। 0.35 into 1 दैट इज 0.35। ओके, एंड n-1 के लिए अगर हम देखेंगे सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.85। n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो 8, तो 0.85 into 8 कितना आ जाएगा? 6.8। एंड n-2 में जो है, n-2 में सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 1। n-2 n-3 में 1 होती है, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2, तो कितना हो जाएगा? 2। अब सिग्मा टोटल देखेंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, पहले में 0.35 प्लस 6.8 प्लस 2, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज कितना आ जाएगा? 5 और 1 और 9.15 आ जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू आई। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए कितना होता है? जेड इज एटॉमिक नंबर 12 माइनस 9.15 कितना आ जाएगा? 2.85 ये आ जाएगा। ओके, दिस इज द मेथड हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव। क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशन? हाँ, तो फॉर सेम सेल, एक और पॉइंट लिख लो, फॉर सेम सेल में जो है इसके सॉरी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? फॉर सेम सेल शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोले तो सिग्मा ये किस क्या होता है? सबसे ज्यादा एस का होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। रीजन इज ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। रीजन क्या लिख लेना? ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट।
पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये कौन पास है, इन सब में जो है पास में कौन रहता है सेल के अंदर, एस पास में रहता है, उससे बाद पी, उससे बाद डी, उसके बाद एफ थोड़ा दूर रहता है। तो जो पास में रहेगा उस पर ज्यादा रिपल्सन अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो फोर्स, इसलिए ये क्या रहेगा एस का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ओके ना, अगर और हम देखते हैं जेड इफेक्टिव की बात करते हैं, तो जेड इफेक्टिव ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, या उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब रिपल्सन कम, प्रोटॉन ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, तो नेट अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अब उसी का उल्टा देखते हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, मतलब अट्रैक्शन कम रिपल्सन ज्यादा, तो नेट अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं जेड इफेक्टिव ऑफ 4 डिफरेंट आयन, जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयन इन एलिमेंट, डिफरेंट आयन देखेंगे तो फॉर एग्जांपल एक है N+, एक है N, एक है N-। हाँ, इसमें अगर डिफरेंट आयन है मतलब एक क्या पॉजिटिव, एक है न्यूट्रल, एक है नेगेटिव, तो क्या होता है जेड इफेक्टिव, मतलब इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, पॉजिटिव इंक्रीज मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज, अगर नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली का मतलब इसको इंक्रीज करते हैं तो वो डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, पॉजिटिव इसको बढ़ा देगा, न्यूट्रल में कोई इफेक्ट नहीं, और नेगेटिव डिक्रीज कर देगा। आयन के लिए ऑलवेज याद रखना क्या होगा, पॉजिटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद नेगेटिव, जेड इफेक्टिव का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जेड इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट इज जेड इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जेड इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मान के चलो अपने पास क्या है, H- Li + Be + 2 बोरॉन +3। ओके, हाँ सही। चलो अगर इसमें देखते हैं तो अभी हमने देखा था क्या, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा, पॉजिटिव वाले का, और पॉजिटिव वाले में भी जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा क्या हो रहेगा जेड इफेक्टिव। या इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव ये निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका कैसा है जेड इफेक्टिव निकालने का, जेड इफेक्टिव बराबर होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, जेड इफेक्टिव बोले तो जेड अपॉन ई कर दो, जेड अपॉन ई मतलब नंबर ऑफ, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, बोरॉन में जितना एटॉमिक नंबर, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 चला गया है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 2, क्योंकि 4 था 2 चला गया तो बचा कितना 2। अब लिथियम का देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 3 और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 2, क्योंकि 3 था 1 चला गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रल में एक माइनस मतलब एक और आया है तो 2, सब में इलेक्ट्रॉन 2 है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है जेड इफेक्टिव की वैल्यू जेड अपॉन ई की ये वैल्यू आई, यहाँ पे कितने आता है 2.5, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1.5 एंड दिस इज 0.5, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव ऐसे आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल दें जेड इफेक्टिव का ऑर्डर निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल N-3 है, O-2 है, F- है या Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है, यहाँ पे बोलेंगे जेड इफेक्टिव निकालने। सिंपली क्या करना है, जेड इफेक्टिव है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पहले देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कैसे, नाइट्रोजन न्यूट्रल होता तो 7, 3 माइनस है मतलब 3 और आ गया है इसके पास तो 10 हो गया ना। ऑक्सीजन न्यूट्रल होता तो 8, 2 माइनस है मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी 10 है। फ्लोरीन न्यूट्रल होता तो 9, 1 माइनस है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है इसका भी 10। सोडियम का न्यूट्रल में 11, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना 10। अगर मैग्नीशियम न्यूट्रल होता तो 12, 2 चला गया, 2 प्लस का मतलब 2 चला गया कितना बचा 10। एल्युमिनियम न्यूट्रल होता तो 13, 3 प्लस का मतलब 3 चला गया कितना बचा 10। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखना, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, पॉजिटिव का जो है क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, तो पॉजिटिव का ग्रेटर देन नेगेटिव, ऐसे कर लेना। अब पॉजिटिव में जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसमें +3 +2 +1, और नेगेटिव में जितना ज्यादा नेगेटिव उतना कम जेड इफेक्टिव, तो ये कम नेगेटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव, कम नेगेटिव ज्यादा जेड इफेक्टिव। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया जेड इफेक्टिव निकालने का, क्या करना है, जेड अपॉन ई, जेड अपॉन ई बोले तो एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है 7 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे में 10 इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/10, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन इज 10, एटॉमिक नंबर 11 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन इज 10, एटॉमिक नंबर 12 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन इज 10, एटॉमिक नंबर 13 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन इज 10, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.1, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.7, तो ये ऑर्डर आ गया जेड इफेक्टिव का, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे था जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका। ओके, तो चलिए जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद अपन देखते हैं क्या एटॉमिक रेडियस के बारे में या साइज के बारे में। हेडिंग क्या है, साइज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस पहले अपन डिफाइन कैसे करेंगे एटॉमिक रेडियस को, एवरेज डिस्टेंस ऑफ, एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस is known as atomic radius, atomic radius। चलो देखते हैं क्या होता है एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एक एटम है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से क्या एवरेज डिस्टेंस होगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, RA, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, लेकिन ये मेजर करना डिफिकल्ट होता है, हाँ, डिफिकल्ट टू मेजर द एवरेज डिस्टेंस या डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस, इस तरह से मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट टू मेजर एटॉमिक रेडियस। क्यों डिफिकल्ट होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आइसोलेशन ऑफ एटम, एटम जनरली किस फॉर्म में होता है, बॉन्डेड फॉर्म में, इसका आइसोलेशन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ये डिफिकल्ट होता है। आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, सिंगल एटम में आइसोलेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट, एंड देयर इज नो वेल डिफाइंड। दूसरा रीजन क्या है, देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, ये वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना नजदीक इतना दूर पे रहेगा, इसलिए ये डिफिकल्ट होता है। सो मोर एक्यूरेट वे ऑफ डिफिनेशन क्या होगा, अगर ऐसे अपन करना डिफिकल्ट है, मोर एक्यूरेट डिफिनेशन क्या है, सो मोर एक्यूरेट डिफिनेशन, मोर एक्यूरेट डिफिनेशन क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल का जो है क्या लेंगे, हाफ ले लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम in a homoatomic molecule, molecule is known as atomic radius, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं क्या, क्लोरीन है, क्लोरीन का अपन जो है एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, तो जनरली क्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब क्या, क्लोरीन Cl के बीच में बॉन्डेड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका एटॉमिक रेडियस अगर निकालेंगे
तो इसको पहले एटॉमिक फॉर्म में करना, जैसे क्लोरीन को जो है तोड़ करके सिंगल आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करना, ये डिफिकल्ट होता है। और दूसरा अगर कर भी दिए तो इसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं रहेगा, इसलिए जो है ये डिफिकल्ट है। तो क्या करते हैं अपन, ये क्लोरीन के बीच का, दो एटम के बीच का अपन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके बीच में जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस DAA निकालते हैं और उसका आधा कर देते हैं, वही RCl हो जाता है। हाँ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस। इस तरह से अपन निकालते हैं। ओके, तो नाउ बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड, एटॉमिक रेडियस आर ऑफ 4 टाइप। किस टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बेसिस पे केमिकल बॉन्ड को अपन 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हाँ, तो बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्ड formation, based on chemical bond formation, atomic radius are of 4 types. Atomic radius are of 4 types. कितने टाइप्स होते हैं एटॉमिक रेडियस के? 4 टाइप्स। किस टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसके बेसिस पे अपन जो एटॉमिक रेडियस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कौन सा, कोवेलेंट रेडियस। क्या है? कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस and second one is metallic radius and third one is van der Waal radius. And fourth one is ionic radius. Fourth one क्या है? Ionic radius. तो चलिए वन बाय वन सारे को एक एक करके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन 4 टाइप का एटॉमिक रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो चलिए एक एक करके जो है सबको देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग अपन देखते हैं क्या, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट, नया स्लाइड ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। हेडिंग डालो कोवेलेंट रेडियस। क्या होता है कोवेलेंट रेडियस? तो कोवेलेंट रेडियस फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसमें पहला पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसमें मिनिमम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे मिनिमम होता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में क्या होता है, मिनिमम। कोवेलेंटली बॉन्डेड रेडियस, अगर जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो क्या है, कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम। कैसे बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर distance between two single bonded होमो एटम बोले तो एक तरह का ही एटम लेना है, 2 डिफरेंट टाइप के एटम लेकर के जो अपन नहीं निकाल सकते, तो होमो एटम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो अगर हम जो है होमो, जैसे H और Cl को मिला करके हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ होमो एटम, इट इज हेटेरो एटम। या तो H और H के बीच का ही लेंगे या Cl और Cl के ही बीच का लेंगे, इसमें जो है अपन निकाल सकते। तो फॉर एग्जाम्पल H और H देखेंगे तो मान के चलो H का ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप किया दूसरे H के ऊपर, तो इसके बीच का H का ये एक, पहले एक H का जो है न्यूक्लियस ये है, दूसरे H का न्यूक्लियस ये है, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है। क्या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर के, ये देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। अब इसके बीच में जो है मान के चलो ये A है, ये B है,
सॉरी ये भी ए है, क्योंकि सेम सेम है ना, तो इसलिए दोनों को ए से ही डिनोट किए। इसके बीच के डिस्टेंस को, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डी ए ए। डी ए ए बोले तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहां से रेडियस निकालेंगे ए का, तो आर ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज डी ए ए डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू आर ए। ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ ए के बराबर। ये मान लो कोई और दूसरा एटम लेंगे, मान के चलो क्या है, ले लेते हैं हम Cl2 की बात करते हैं। तो एक Cl का ऑर्बिटल दूसरे Cl से इस तरह से ओवरलैप होगा, तो इसके बीच का जो है मान के चलो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये एक Cl है, ये दूसरा Cl है। तो DCl Cl अगर निकालेंगे, DCl बोले तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ Cl, तो ये क्या DCl आ जाएगा। अब लेकिन रेडियस निकालना है तो इसका आधा करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, रेडियस। तो RCl अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज DCl डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ Cl, कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको दे रखा है Cl का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब DCl दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of Cl2 is 1.98 angstrom। Find radius of Cl या RCl निकालना है, कैसे निकालेंगे, as we know RCl is equal to internuclear distance, मतलब DCl डिवाइडेड बाय 2। अब DCl इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखा है, D दे रखा है कितना, 1.98 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 0.99 आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, ये RCl हो जाएगा। ओके, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऐसे निकाल लेंगे। ये क्या है अपना, ये क्या है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस देखो ओवरलैपिंग से बन रहा है, ओवरलैपिंग से बनने से क्या होता है, इसका थोड़ा सा रेडियस कम हो जाता है। क्यों, अगर ये ओवरलैपिंग नहीं होता, इसका रेडियस ये न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ तक होता, बट ये इसका एक्चुअल में रेडियस नहीं, इसका रेडियस क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, यहाँ तक इसका जो है रेडियस बच गया है। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग कोवेलेंट रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, चलिए ये था कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग इज मेटालिक रेडियस। क्या होता है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस के बारे में देखेंगे तो इट इज आल्सो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट एटम। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, हाफ ऑफ मेटालिक रेडियस इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, half of internuclear distance of two adjacent atom। दो adjacent atom के बीच के हाफ के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, मेटालिक रेडियस। इस केस में जो है ओवरलैपिंग नहीं होती है, देयर इज मेटालिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयर इज नो overlapping, there is no overlapping, so metallic radius greater than covalent radius। इसलिए क्या होता है, so metallic radius greater than covalent radius। covalent radius से ये क्या होता है, ज्यादा होता है कौन, मेटालिक रेडियस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटालिक रेडियस MR से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम क्या होगा, मेटालिक रेडियस। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे क्यों जो है मेटालिक रेडियस ज्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस से। तो मेटालिक रेडियस जो है ओवरलैप नहीं करता है, जस्ट क्या करता है, टच करता है। यहाँ पे देखो ये दो एटम है, इन दो के बीच का ये निकालेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये क्या DAA आएगा, ये A है, ये A है, तो ये DAA आएगा। तो यहाँ पे RA निकालेंगे या RM निकालेंगे, ये इसको M मान लो क्योंकि मेटालिक रेडियस है, क्या आ जाएगा, DMM मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो क्या इसका जो है रेडियस ये वाला आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा,
तो ये क्या कोवेलेंट से ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट में तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता था, तो यहाँ पे क्या होता था, ये वाला रेडियस नहीं आकर के कौन सा रेडियस आ रहा था, ये वाला रेडियस, यहीं तक का रेडियस आ रहा था। इसलिए मेटालिक रेडियस क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, आर मेटालिक ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। कोवेलेंट से क्या होता है, बड़ा होता है कौन सा, मेटालिक, स्लाइटली बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। ओके, तो ये था मेटालिक रेडियस के बारे में। इसका क्रिस्टल एक दूसरे को टच करता है, ओवरलैप नहीं करता है मेटालिक रेडियस में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, वेंडरवाल रेडियस क्या है, वेंडर वाल रेडियस क्या होता है, वेंडरवाल रेडियस। तो एक्चुअली में वेंडरवाल रेडियस उस एटम के बीच में लगता है जिसके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ, तो दोज टाइप ऑफ एटम लाइक नोबल गैस, दोज एटम ब्रैकेट में लाइक नोबल गैस, लाइक नोबल गैस, उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, विच डू नॉट form bond, which do not form bond with each other, form bond with each other। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके बीच में म्यूचुअल कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि टू एटम आपस में क्लोजर आ जाता है। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा इस केस में, तो एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस एन attractive force, an attractive force between nucleus to come closer, to come closer। अगर मान के चलो दो, एज वी नो नोबल गैस का जो है, नोबल गैस कभी जो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर्गन का एटम है, दूसरा आर्गन का एटम यहाँ पे है, ये एक दूसरे में तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस यहाँ के जो बैलेंसर को कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्लोजर करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा, पास में नहीं आ पाता है दोनों एक दूसरे से ओवरलैप, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ओके, तो इसके बीच में ये जो क्लोजर एटम है उसके बीच के डिस्टेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, वेंडरवाल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डी। इसको ए मानते हैं तो इसको भी ए मानेंगे तो डी ए ये हो जाएगा। हाँ, अब इसका जो है रेडियस निकालेंगे, आर वेंडरवाल, आर वेंडरवाल, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज डी ए अपॉन में 2, ये हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये तो आएगा वेंडरवाल में। देखो कोवेलेंट क्या था, ओवरलैपिंग था, और ये क्या है, मेटालिक क्या था, जस्ट टच था, जस्ट टच। कोवेलेंट ओवरलैप कर रहा था, मेटालिक जस्ट टच कर रहा था, और वेंडरवाल क्या है, वेंडरवाल ना टच कर रहा है ना ओवरलैप कर रहा है, ये जस्ट हाई फाई वाला बॉन्ड है, दूर से हाई फाई कर रहे हैं। एक होता है ना किसी से गले लगा करके अगर नजदीक आते हैं किसी से तो गले लगा करके जो है ये करते हैं, उसके बीच में अपने के भी दो आदमी के बीच में या दो इंसान के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है जब गले लगता है तो, लेकिन एक म्यूचुअली हैंडशेक करता है तो थोड़ा डिस्टेंस रहता है, लेकिन एक दूसरा होता है हाई फाई वाला, दूर से हाई बोलते हैं तो काफी थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए वेंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा। और ये कितना होता है, वेंडरवाल रेडियस, वेंडरवाल रेडियस जो होता है ये ऑलमोस्ट डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस के ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल होता है। ओके, अब जो है नोबल गैस ही सिर्फ वेंडरवाल रेडियस शो करेगा तो नहीं, तो नॉन मेटेलिक बॉन्ड भी जो है क्या शो करेगा, नॉन मेटल के केस में वो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा और वेंडरवाल बॉन्ड भी होगा। हाँ, तो इन नॉन मेटल वेंडरवाल as well as covalent radius are present, दोनों रेडियस प्रेजेंट होगा, कौन, वेंडरवाल और कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ये मान के चलो Cl2 है, दूसरा Cl2 के बीच में अगर ये Cl2 है तो इसका क्या इस तरह से कुछ जो है ओवरलैप करके जो कुछ इस तरह से ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस ओवरलैप करके बनाएगा,
और इस तरह से ये भी जो है मान के चलो ऐसे ही बना लो, एक Cl2 ऐसे रहेगा, दूसरा Cl2 ऐसे, एक Cl2 ऐसे, दूसरा Cl2 ऐसे। अब इसके बीच में आपस में तो क्या है, कोवेलेंट रेडियाई, इसके बीच में भी आपस में क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। इसको क्या बोलते हैं, या इस रेडियस को क्या बोलेंगे, आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट। यहाँ पे भी ये क्या है, आर कोवेलेंट। दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। और इसके बीच में क्या आएगा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसका है, डी वेंडर वाल। डी वेंडर वाल है तो इसका हाफ जो आएगा, ये हाफ, और इसका क्या आएगा, आर वेंडर वाल, आर वेंडर वाल। ये आर वेंडर वाल डी वेंडर वाल से क्या होगा, आधा होगा, डिवाइडेड बाय 2। डी वेंडर वाल इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू मॉलिक्यूल। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का मॉलिक्यूल आपस में ये क्या शो कर रहा है, कोवेलेंट रेडियस। ये क्या किसके बराबर है, डी कोवेलेंट के, डी कोवेलेंट। डी कोवेलेंट क्या होता है, आर कोवेलेंट का, आर कोवेलेंट का आधा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आपस में क्या है, डी कोवेलेंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट। तो कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए दो मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना पड़ेगा। तो और ये जो है आर वेंडरवाल, ये डबल आता है किसके, आर कोवेलेंट के। ओके, तो चलो अगर तुमको दे रखा है क्या, कि किसी का मान के चलो ब्रोमीन का दे रखा है, ब्रोमीन का Br2 है, इसमें दे रखा है क्या कि कोवेलेंट रेडिया जो है, कोवेलेंट रेडियस इसका कितना है, रेडियस है 100 एंगस्ट्रॉन। व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी इसमें दे रखा है वेंडरवाल, वेंडरवाल रेडियस। ये क्या होगा, ऑलमोस्ट डबल आएगा, तो ये किसके अराउंड हो जाएगा, 200 एंगस्ट्रॉन के बराबर। क्लियर। अब एक और कंपैरिजन देखते हैं। अभी तक हमने 3 टाइप का रेडियस पढ़ा, कौन कौन सब, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वेंडरवाल। तो इन सब का अगर कंपैरिजन देखेंगे ना, तो सबसे बड़ा कौन होता है, आर वेंडरवाल। वेंडरवाल ऑलमोस्ट डबल होता है किससे, कोवेलेंट से। आर वेंडरवाल सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, आर मेटालिक, आर मेटालिक, आर मेटालिक थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, आर कोवेलेंट से, आर कोवेलेंट। आर कोवेलेंट सबसे छोटा होता है इन तीनों में। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, आर कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। और आर जो है मेटालिक में क्या हो रहा है, जस्ट टच कर रहा है, लेकिन आर वेंडरवाल दूर से हाईफाई कर रहा है, तो इसलिए इसके बीच में काफी ज्यादा दूरी है। सबसे बड़ा आर वेंडरवाल, देन आर मेटालिक, देन आर कोवेलेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, नेक्स्ट अपन देखते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस देखेंगे, हेडिंग डालो आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। एज वी नो, आयनिक रेडियस में अपन आयन का रेडियस निकालेंगे। तो आयन अपने पास पता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो आयन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। वन इज नोन एज कैटायन, एंड कैटायन बोले या फिर पॉजिटिव चार्ज बोले, पॉजिटिव चार्ज। अदर इज एनाइन, अदर इज एनाइन, एनाइन बोला या नेगेटिव चार्ज बोला, हाँ नेगेटिव चार्ज। तो चलिए पहले अपन कैटायनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं। कैटायनिक रेडियस अलग निकालेंगे, एनायनिक रेडियस अलग निकालेंगे। तो चलिए पहले अपन कैटायनिक रेडियस के बारे में देखते हैं। तो व्हेन न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू कैटायन, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके अंदर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू कैटायन, when neutral atom convert into cation, then इस केस में क्या होगा, कैटायन बोले या फिर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। then atomic radius decreases, then radius decreases, radius क्या होगा, डिक्रीज होगा। why radius decrease, because z effective क्या होगा, z effective इंक्रीज होगा। z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आएगा, न्यूक्लियस के पास पास आएगा तो सिकुड़ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन। यहाँ से अपन एनायन बाद में देखेंगे, अभी अपन कैटायन के बारे में देख रहे हैं। क्या लिखेंगे, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू magnitude of charge, size of cation inversely proportional to magnitude of positive charge,
पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो चलिए अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रल एटम है कौन, मान के चलो आयरन है। आयरन जो है न्यूट्रल एटम है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+2 में। अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। इसका अगर साइज का ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा, एज वी नो न्यूट्रल एटम बड़ा होगा, जैसे जैसे केटायन इंक्रीज होगा केटायन का साइज छोटा हो जाता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज। और केटायन अगर दो से ज्यादा टाइप का केटायन है, उसमें देखेंगे क्या कि मोर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसमें ज्यादा है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा उसका रेडियस या साइज उतना कम। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन केटायन, और केटायन में भी जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज हो जाएगा। ओके, ये ऑर्डर हो जाएगा साइज का या रेडियस का, किसका, केटायन का। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा कि Pb+2 है, Pb+2 और दूसरा है Pb+4, लेड+4, किसका साइज बड़ा होगा। तो देखो दोनों केटायन है, केटायन में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका साइज कम, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका साइज कम, इसका साइज बड़ा, ये हो जाएगा ऑर्डर। ओके, तो चलो और देखते हैं। अगर मान के चलो मैग्नीज है, मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मान के चलो Mn+1 में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, 3 का लूज करके Mn+3 में, 4 लूज किया था Mn+4 में, 4 लूज किया था Mn+5, 5 लूज किया था Mn+5 में, 6 किया था Mn+6 में, अगर 7 लूज किया, मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होता है तो 7 में। अब इसमें साइज का ऑर्डर पूछा, एज वी नो न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन केटायन, और केटायन में भी चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। इसका चार्ज कम है तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चार्ज बढ़ता रहेगा, साइज छोटा होता जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज इन केटायन। ओके, केटायन कैसे निकाल लेंगे। ओके, सिमिलरली अपन क्या देखेंगे, एनायन का। ये केटायन का था, अब एनायन का देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अपना क्या है, एनायन। एनायन में क्या देखेंगे, व्हेन न्यूट्रल एटम, अगर एनायन में देखेंगे तो व्हेन न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनायन में। एनायन बोले या फिर नेगेटिव चार्ज में, इसमें नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा तो इस केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। अपने को पता है साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है, नेट अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव एनायन के केस में कम हुआ है, साइज ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर एग्जांपल देखते हैं, मान के चलो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F- में कन्वर्ट हो गया, एक F- में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे एनाइन हो गया। तो एनाइन क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, न्यूट्रल एटम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम हो गया। अब देखते हैं साइज ऑफ एनाइन इन आइसो इलेक्ट्रॉन, या साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, केटायन एनाइन दोनों ले देते हैं। ओके, तो साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन साइज देखते हैं। ओके, तो चलिए इसमें एग्जांपल अपन ले लेते हैं किसका, मान के चलो एक है K+, एक है Ca+2 और दूसरा है Cl- और S-2। इसमें साइज का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑलवेज क्या करना, एनाइन ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन केटायन, एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन केटायन। कैसे याद रखना, एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम ग्रेटर देन केटायन। तो इन सब में देखो एनायन बड़ा होगा, एनायन में भी बड़ा कौन होगा, एनायन में जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बड़ा साइज होगा, केटायन में जितना चार्ज उतना छोटा साइज होगा। कैसे याद रखना, देखो एनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा आया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक एक रसगुल्ले मान लो, क्या मान लो, एक एक रसगुल्ला। अगर ये क्या करता है, एक माइनस का मतलब डेली एक एक रसगुल्ला खाता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। ये दो दो जो है रसगुल्ले डेली खाता है, इसका साइज इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ये एक प्लस का मतलब एक दिन से भूखा है, 2 प्लस का मतलब 2 दिन से भूखा है। हालांकि सारे का वेट सेम है,
लेकिन ये क्या कर रहा है, डेली एक एक रसगुल्ले खा रहा है, ये दो दो रसगुल्ले डेली खा रहा है। और न्यूट्रल वाला कुछ नहीं कर रहा है। प्लस वाला, एक प्लस का मतलब एक दिन से भूखा रह रहा है, दो प्लस का मतलब दो दो दिन भूखा रहता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जो ज्यादा रसगुल्ले खाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, S-2 का। उसके बाद किसका हो जाएगा, Cl- का। ये एक रसगुल्ले खाता है, ये दो रसगुल्ले खाता है, और ये एक दिन भूखा रहता है, इसलिए इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। ये दो दो दिन भूखा रहता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, और छोटा। तो ये हो जाएगा साइज का ऑर्डर। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एनायन ग्रेटर, एनायन में भी कौन ग्रेटर, जिसमें चार्ज ज्यादा, कैटायन में चार्ज ज्यादा साइज कम। ओके, अब जो है नेक्स्ट अगर और देखते हैं, मान के चलो N-3 है, O-2 है, और F- है, Na+ है, और Mg+2 है, Al+3 है। ये सब के सब क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लेना। ओके, इसमें देखेंगे एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, एनायन कैटायन से बड़ा होता है साइज में। अब एनायन में भी ये एक माइनस मतलब एक रसगुल्ले खाता है डेली, ये दो माइनस मतलब दो रसगुल्ले खाता है, मतलब ये क्या होगा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। एनायन में जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज, कैटायन में जितना ज्यादा साइज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज इन कैटायन। ओके, तो कैटायन का ऑर्डर ये होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज अपन ऐसे निकालते हैं। ओके, होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग साइज। कौन कौन सा फैक्टर जो है साइज अफेक्ट करता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, उसमें पीरियड और ग्रुप होता है। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, अलोंग द ग्रुप क्या होता है। तो पहला हम अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट अल्कली से पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे। अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, या अपन यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं क्या, कि एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज छोटा, जेड इफेक्टिव कम तो साइज बड़ा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो ये अपना जो है साइज का की कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे अलोंग द पीरियड, अगर देखेंगे तो पीरियड में हम अपना अगर सेकंड पीरियड ले लें, कौन सा सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में कौन सा आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो यहाँ साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। यहां से यहां तक साइज क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। क्यों साइज डिक्रीज होता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव निकालवाना, वहां से जेड इफेक्टिव निकाल करके देखना, यहाँ से वहां जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, इसलिए साइज डिक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पास पास आएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह का हम थर्ड पीरियड का भी देखेंगे, कौन सा होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पे भी साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। सेम रीजन आएगा क्या, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। क्लियर। लेकिन क्या ऑलवेज ऐसा होगा, तो कहीं कहीं पे लोचा होता है। ऐसा कैसा, अगर हम देखते हैं और जहां पे लोचा होता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे थर्ड पीरियड, सॉरी 3D का मेंबर, 3D मतलब 3D बोले तो डी ब्लॉक का पहला सीरीज, डी ब्लॉक का पहला सीरीज कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दिस इज 3D मेंबर। ओके, 3D में क्या होता है, यहां से यहां तक तो एज इट इज चलता है, लेकिन इन तीनों में जाकर के साइज सेम हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। यहां से यहां तक क्या होगा, साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज, बिकॉज यहां से यहां तक क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज टू साइज डिक्रीज। लेकिन इस केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव सेम रहता है, जेड इफेक्टिव चेंज नहीं होता, इसलिए साइज यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल। इन तीनों का फेक को नी का साइज क्या हो जाता है, सेम। लेकिन यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होने लगता है, डिक्रीज, इसलिए इसका साइज जो है जिंक का ज्यादा होता है कॉपर से, और ये इसका ज्यादा होता है। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज इन 3D।
यहीं से क्वेश्चन आता है। FeCO9 आयरन कोबाल्ट निकल का साइज क्या होता है, सेम होता है। ओके, और यहां से यहां तक क्रोमियम से मैग्नीज तक डिक्रीज, आयरन कोबाल्ट निकल का सेम, कॉपर और जिंक का इंक्रीज होता है। ओके, होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अलोंग द ग्रुप। जनरल पॉइंट क्या है, अलोंग द ग्रुप्स अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, कहीं कहीं पे लोचा होता है जैसे 3D में। सिमिलरली अलोंग द ग्रुप क्या होता है, अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज, अलोंग द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज। यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों साइज इंक्रीज है, बिकॉज एन इंक्रीज, एन बोले तो सेल इंक्रीज, सेल इंक्रीज। अलोंग द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज सेल इंक्रीज होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अपन सेल कैसे इंक्रीज होता है। अगर मान के चलो फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम फर्स्ट ग्रुप में है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो पहले हाइड्रोजन में एक ही सेल है, लिथियम में 2 सेल है तो थोड़ा बड़ा हो गया इससे साइज। अगर सोडियम में बात करें तो हमारा 3 सेल है तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। पोटेशियम की बात करें तो इसमें कितना है, 4 सेल है, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा। सेल इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में सेल सेम रहता है, सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ग्रुप में सेल इंक्रीज होता है। अगर रुबिडियम की बात करें तो क्या एक और सेल इंक्रीज हो जाएगा, 4 के बदले कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप क्या होता है, सेल इंक्रीज, दैट्स वाई क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज दैट्स वाई साइज इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। जनरल पॉइंट क्या है, जनरली साइज इंक्रीज, लेकिन कहीं कहीं पे लोचा होता है, यस। तो चलो कहाँ कहाँ पे लोचा होता है देखते हैं। एक तो कहाँ पे होता है, ये बैगन आलू गाजर होता है ना, तो यहाँ पे आलू और गाजर मतलब एल्युमिनियम और गैलियम में इसका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, इसका साइज सेम होता है एल्युमिनियम और गैलियम का। यहाँ का रीजन है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका साइज सेम होता है, याद रखना, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसका साइज सेम होता है। और किसका साइज सेम होता है, तो 4D एंड 5D का साइज सेम हो जाता है, 4D एंड 5D का साइज क्या होता है, सेम। कैसे होता है, अगर हम देखें 3D 4D 5D का मेंबर अगर हम लिखें तो यहाँ पे अगर मान के चलो 3D है, 3D में कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर 4D का मेंबर कैसे लिखेंगे, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह, पड़े, आग में खुद। ओके, और 5D का मेंबर कैसे लिखेंगे, ला, हफ्ता, वरना, दे, उसामा, इधर, पिटाई और होगी। दिस इज 5D। ओके, तो नाउ देखो अलोंग द ग्रुप जनरली साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ से यहाँ तक जो है साइज इंक्रीज, इसका इससे बड़ा होना चाहिए, इसका इससे बड़ा, ऐसे होना चाहिए, और यहाँ पे भी साइज इसका यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का साइज जो है सेम हो जाता है। यहाँ से यहाँ डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लेंथेनम के यहाँ बाद यहाँ पे 4F ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन या लेंथेनाइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट आने के कारण इसका जेड इफेक्टिव इतना इंक्रीज होता है, इसको पता ही नहीं चलता, इसके बराबर हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं, यहाँ पे तो पी ब्लॉक में सिर्फ गैलियम होता है, उसके बाद आर्सेनिक नहीं होता है बराबर फास्फोरस के, लेकिन यहाँ पे सारे 4D किसके बराबर होता है, 5D। जर्मेनियम किसके बराबर हो जाता है, हाफनियम के, और ये भी आपस में सारे के सारे बराबर हो जाता है, सारे के सारे जो है 4D किसके बराबर हो जाएगा, 5D के बराबर। ओके, सारे के सारे। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कौन है, जर्कोनियम एंड हाफनियम। कभी जो है ऐसे पूछा है जर्कोनियम एंड हाफनियम और सेम, दूसरा कैसे है Zr+2 पूछेगा, कभी कभी HF+2 पूछेगा, इसमें भी ये दोनों क्या रहेगा, सेम, या फिर Zr+4 पूछेगा, HF+4 पूछेगा, इस टाइप से इसमें भी सेम आएगा। Zr भी पूछ चुका है, Zr+2 भी पूछ चुका है, Zr+4 भी पूछ चुका है। ओके, और जरूरी नहीं है ये पूछे, इसमें से कोई भी पूछेगा, सब में क्या रहेगा, साइज सेम रहेगा। ओके, तो ये था साइज का ऑर्डर किसमें, डी ब्लॉक में, इन ग्रुप। अब नेक्स्ट देखेंगे एस ब्लॉक का साइज इन एस ब्लॉक
एलिमेंट। ओके, साइज इन एस ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम साइज देखें, एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप है, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लिखें, यहाँ पे सेकंड ग्रुप लिखें। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन को छोड़ दे तो कौन आता है, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और यहाँ पे कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। हाँ, ओके, ये आता है ऑर्डर। तो चलिए अपन इसका साइज देखते हैं। तो सबसे छोटा अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, तो इन फर्स्ट पीरियड में छोटा साइज किसका होगा, फर्स्ट पीरियड में साइज छोटा होगा बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद जो है साइज किसका होता है, लिथियम का। लिथियम के बाद किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद सोडियम का। सोडियम के बाद कैल्शियम का। उसके बाद इस तरह से एक एम बनाना है। उसके बाद सीधा जो है कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद रेडियम, उसके बाद पोटेशियम, देन पोटेशियम का रुबिडियम, सीजियम। ये ऑर्डर होता है साइज का। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें, फ्रांसियम, देन कौन सा हो जाएगा, सीजियम, देन कौन सा हो जाएगा, रुबिडियम, देन कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम, देन कौन सा हो जाएगा, रेडियम, देन कौन सा हो जाएगा, बेरियम, देन कौन सा हो जाएगा, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा हो जाएगा, लिथियम, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, सबसे बड़ा फ्रांसियम। ओके, ये एस ब्लॉक का है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो टॉपिक। तो साइज तक आज जो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट और साइज के बारे में टोटल डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। ओके, होप ऑल द बेस्ट, समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।